हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। एक बार मैं फिर हाजिर हूं देहरादून से हमारे सफर को आगे बढ़ाने के लिए। बच्चों, क्लास स्टार्ट होने से पहले मस्त होके बैठना, चौड़े होके बैठना, स्ट्रेस फ्री होके बैठना, क्योंकि एक बार फिर तुम्हारे भाई की क्लास है। ओ माय लुकास, कैसे हैं तुम लोग। बहुत दिनों के बाद हम लोग मिल रहे हैं। ठीक है, बढ़िया होंगे आप। और हमारा कारवा जो है वो लास्ट चैप्टर पर पहुंच गया है, रेस्पिरेशन इन प्लांट। बच्चों, ऐसा कहा जाता है कि पूरी क्लास 11th का सबसे डिफिकल्ट चैप्टर रेस्पिरेशन इन प्लांट है। ऐसा लोग कहते हैं, है ना। कि अगर आप किसी से पूछेंगे कि पूरी 11th और 12th में बॉटनी और जूलॉजी मिलाकर वो कौन सा टॉपिक है जो सबसे डिफिकल्ट है, तो बच्चे बोलेंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, जो इस चैप्टर के अंदर पढ़ाई जाती है, रेस्पिरेशन इन प्लांट में। और लोग इसको ये भी कहते हैं कि ये एक वन ऑफ द डिफिकल्ट चैप्टर है। बट मैं आपको यकीन दिलाता हूं, अगर मैं यहां पर खड़ा हूं तो भाई कोई भी चैप्टर डिफिकल्ट नहीं है। एकदम आराम से परोसेंगे, ठीक है। चैप्टर जैसा होगा, जितना डिफिकल्ट होगा, गेम उतना तगड़ा होगा। ठीक है, तो हर चीज को शिकार करने का जो तरीका होता है वो अलग अलग होता है। ठीक है, तो अगर ये चैप्टर अलग है तो हम इससे बड़ा खेल खेलेंगे। ठीक है, और इस चैप्टर को दबोच लेंगे और आपको कहीं पर कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक, चैप्टर को दबोचने का सबसे बड़ा जो फैक्टर है, चैप्टर को ग्रिप करने का सबसे जो चीज होती है कि आप अपनी स्पीड को स्लो कर दो, बस। सबसे पहली चीज, ठीक है, स्पीड को थोड़ा सा स्लो कर दो। तो आज जो मैं आपको पढ़ाऊंगा, बहुत आराम आराम से चलूंगा। आप बस एक काम करिएगा, आज घर पे एनसीईआरटी नहीं पढ़िएगा। ठीक है, मैं जो आपको बताऊंगा वो एनसीईआरटी में एक जगह नहीं है, वो अलग अलग जगह पर है। ठीक है, मैं आपका एक बेसिक आउटलाइन तैयार करूंगा चैप्टर की, और कल आप मेरे साथ एनसीईआरटी पढ़ेंगे। ठीक है, पहले मैं एनसीईआरटी रीड करूंगा, फिर आप एनसीईआरटी रीड करेंगे। पूरा एक एक लाइन, एक एक वर्ड, जिस तरीके से मैं आपको एनसीईआरटी कराता हूं। ठीक है, तो चैप्टर इजी है, कोई दिक्कत नहीं आएगी, बहुत प्यार से पढ़ेंगे। और स्पेशली आज की क्लास में नोट्स पे ज्यादा ध्यान मत देना। ठीक है, मतलब जब मैं पूरा समझा दूंगा, मैं आपको बाद में टाइम दे दूंगा नोट्स बनाने के लिए, लिखने के लिए आपको प्रॉपर टाइम दे दूंगा। ठीक है, क्योंकि हो सकता है जब मैं आपको समझाऊं तो कोई चीज है लिखने के बाद मैं उसको मिटाऊं, थोड़ा सा चेंज करूं, ऐसी एक दो जगह पे चीजें आएंगी। उसका कारण यह है कि जब मैं किसी टॉपिक को समझाऊंगा तो मैं उसकी इंफॉर्मेशन सारी की सारी एक साथ नहीं लिख सकता हूं, क्योंकि उसका कुछ एक्सप्लेनेशन पार्ट आपका आगे जाएगा। तो जब मैं आगे उस चीज को एक्सप्लेन करूंगा तभी मैं वहां पर वो पॉइंट लिख सकता हूं। इस तरह की छोटी मोटी चीजें आएंगी, तो मैं आपको बताता रहूंगा किस तरीके से आपको नोट्स बनाना है। तो स्पेशली आज की क्लास के लिए थोड़ा बहुत अगर नोट्स 19-20 होता है, कोई चीज ऐसी होती है जिसमें मैं बैक में जाके दोबारा वहां पर कोई वर्ड लिखता हूं, तो आप परेशान मत होइएगा। मैं आपको पहले ही बता रहा हूं। ठीक है, मैंने आपको पहले ही एक डिस्क्लेमर दे दिया है। ठीक, तो रेस्पिरेशन इन प्लांट, तो जैसा मुझे लगता है कि नेक्स्ट वीक तक ये खत्म हो जाना चाहिए, बाकी माई की इच्छा। ठीक है, और उसके बाद हम अपना रिवीजन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलिए, तो आराम आराम से पढ़ाऊंगा, मुझे थोड़ी ठंड भी लग गई है। ठीक है, और चलो एक सरप्राइज दे देता हूं तुम लोगों को, थोड़ा सा। बहुत दिन से हैवी डिमांड चल रही थी। ठीक है, एक कॉल लगाऊंगा, गेस करना किसको कॉल लगाया जाएगा। ठीक है, चलिए। करो जरा गैस करो, सर किसको कॉल लगा रहे हैं, उसके बाद हम पढ़ाई स्टार्ट करेंगे। हेलो, गुड इवनिंग मैम, नमस्कार, कैसे हैं। मैम मैं ठीक हूँ, और मैं अर्जुना क्लास में था, और बहुत दिनों से हैवी डिमांड आ रही थी कि मैम को कॉल लगाया जाए एक बार। तो मैं आपको स्पीकर पे ले सकता हूँ मैम। जी जी मैम। हेलो। पढ़ाई लिखाई मत करो, सब बोलो, तुम लोग सर को परेशान करते रहो। मैम सबसे पहले तो
जक्की न्यारी और सबकी प्यारी और सर प्यारी प्यारी जग से न्यारी। हाँ। अरे दीवाने। अरे दीवाने। तो समाप्ति मैम का स्वागत है। और बहुत दिन से जो ये सपोलास था, है ना, ये काफी दिन से डिमांड कर रहे थे। एक्चुअली जब आपका बर्थडे था तब से डिमांड आ रही थी कि मैम को कॉल करें। तो मैंने इनको ये कहा था कि मैं पहले मैम से पूछूंगा, है ना, हो सकता है मैम सही कहीं बात पर है बिजी हैं। सर। सर बर्थडे का गिफ्ट किधर है? बर्थडे का गिफ्ट मैम मिलेगा। वो जो आप भूल गए होंगे शायद, मैं आपको याद दिला देता हूँ। वो जो मर्सिडीज आपने ली है उसमें 5 लाख तो मैंने ही दिया था, है ना। तो मैं ये बात बताना नहीं चाह रहा था सबके सामने, क्योंकि ये सब छोटी चीजें होती हैं, ठीक नहीं लगती हैं। अच्छा लेकिन सर मर्सिडीज को तो ये 2023, सर वो तो 2023 वाले दिसंबर में एडजस्ट हो गया ना। अच्छा मैम, वो फिर मैं करता हूँ मैम, कुछ ना कुछ करता हूँ, क्योंकि आप एक मर्सिडीज पे आके तो रुकोगी नहीं, है ना। आगे फिर आपका कुछ और प्लान होगा कि कोई दूसरी गाड़ी लेनी है, तो उसमें भी मुझे फाइनेंस करना पड़ेगा। तो मैं करता हूँ मैडम, है ना। और सर बैच का कैसा चल रहा है सर? सिलेबस कहाँ है मैम अभी? मेरा बॉटनी का? लास्ट चैप्टर पे आ गया है, रेस्पिरेशन इन अच्छा। प्लांट पर। और मैंने अच्छा। उस दिन उनसे पूछा कि भाई बाकियों का क्या चल रहा है, थोड़ा पूछ लेता हूँ, है ना। अच्छा। तो मुझे लग रहा था कि मेरा लास्ट चैप्टर आ रहा होगा, है ना। हाँ। बड़े कॉन्फिडेंस से पूछा कि देखो हमारा लास्ट चैप्टर आ गया है। तो लिखने लगे कि मैडम का तो 1 या 2 लेक्चर का ही बचा है। तो बड़ी शर्म सी हाँ। महसूस हुई, है ना। मैंने कहा यार ये तो बेइज्जती हो गई, उल्टा ही पड़ गया, है ना। और मैम आपको बहुत मिस करते हैं ये, है ना। अरे सर। और सर ना, तो क्या ही करते हैं सर, मिस करने से क्या होगा, पढ़ाई करने से सिलेक्शन होगा ना सर। हाँ मैम, नहीं पढ़ाई करते हैं, है ना। ये इनको पढ़ाई तो करते हैं। छोटे छोटे बच्चे, प्यारे प्यारे बच्चे हैं, है ना। नहीं सर, जब आए थे तब छोटे सपोले थे, अब तो एनाकोंडा अब तो मैम इनके अंदर जहर थोड़ा बढ़ता जा रहा है धीरे धीरे। अपनी 12th में आएंगे तो ये अब जहरीले होते जाएंगे। तो ये है मैम इनका, है ना। कल पूछ रहे थे कि मैम तो सिलेबस मेरा तो एक लेक्चर थोड़ा फॉर्मेलिटी वाला ही बचा, बहुत छोटा सा क्वेश्चन प्रैक्टिस और फाइनल वाइंड अप वाला बचा है एक लेक्चर। अच्छा मैम, एक लेक्चर बचा और लो ना, एक लेक्चर बचा लो, साथ में ही खत्म कर लेंगे, नहीं तो बेइज्जती सी लगती है। सर कैसी बात कर एक लेक्चर सैटरडे के लिए बचा लो, आधा आप ले लेना, आधा मैं ले लूंगा। और मुझे अपना मंडे का दे दो, फिर एक साथ खत्म होंगे, शर्म नहीं लगेगी बोलने में ना। अरे सर क्या बात कर रहे हो, आप ले लो सर मंडे का लेक्चर, आपको चाहिए आप नेकी और पूछ पूछ। रिवीजन का प्लानर पूछ रहे थे, रिवीजन कैसे कराना है, तो मैंने सर इनको बोला कि मैं अभी लेक्चर में रिवीजन करा रही हूँ, हाँ। वो वन शॉट लेक्चर्स हैं, वो आपको दे देंगे। तो कह रहे हैं मैम रुपेश सर तो लाइव लेक्चर्स लेंगे। तो मैंने कहा कि अच्छी बात है, रुपेश सर लाइव लेक्चर्स लेंगे, मैं रिकॉर्डर दूंगी, बैलेंस हो जाएगा। नहीं नहीं है मैम, ना। वो आपने जो तैयार किया है ना, वो बहुत बेहतरीन हाँ। है ना। और आपके पास ऑलरेडी है ना। मेरे सही पास वो बात चीज है। ऑलरेडी है नहीं। अगर आप रिकॉर्डेड देंगे ना, इसका हाँ। फायदा ये होता है कि बच्चे का ठीक तो टाइम सेव होगा। ठीक है, वो उसको सही कभी बात। भी देख सकता है, 2x पे करके देख सकता है ना। तो वो भी हाँ। बेस्ट रहता है। मेरे पास है नहीं, तो मेरा जो प्लान है, मैं एक लाइव लूंगा और एक रिकॉर्डेड दूंगा, है ना। ठीक है। ताकि ये भी थोड़ा सा मेहनत करें। अल्टीमेटली मतलब यही है ना सर कि रिवीजन करा देंगे बच्चों को। हाँ रिवीजन कराएंगे, अच्छे से कराएंगे, नहीं तो हाँ। ये डस लेंगे ना मैडम। हम्म। आप इनके आपको तो इनके इनके आपको डसने तो का डसेंगे नहीं, इनाम भी नहीं मिलेगा आपको तो डसेंगे सर। नहीं, अरे है ना। जहर जहर में तो जाके मेरे कुछ पास करेगा काम नहीं। बढ़ गया सर। ये आपको डसेंगे तो इन्हीं का जहर बढ़ेगा, ये फिर मुझे डस लेंगे, मेरा खेल खत्म कर और देंगे। सर आप जो ये दो दो टाइम जो जिम जा रहे हो सर, तो आप तो सब लोग उठा के फेंक दोगे ना सर। नहीं नहीं मैम, इनके लिए थोड़ी ना, ये तो प्यार है मैडम, है ना। इनके लिए थोड़ी ना जिम भी में, ओ। है ना। हाँ ये तो प्यार है, वो तो किसी और के लिए है। नहीं अच्छी बात है। देखो यही यही वाले बच्चे सर अभी आएंगे। आ, हेलो। हाँ आवाज आ रही है हाँ सर। जी मैम, अब आ रही है, आ रही है। हाँ, मैं बोल रही हूँ सर यही यही अभी लक्ष्य में आएंगे, तो हाँ अच्छे से पढ़ाई करके आए तो ही तो कोई फायदा होगा ना सर। फिर 12th में आएंगे, फिर बोर्ड्स का भी प्रेशर होगा, प्रैक्टिकल्स का भी प्रेशर होगा, 11th हाँ। का भी प्रेशर लेके। नहीं ये मैं इनको बोलता हूँ, 11 तुमने, मैं ये नहीं कहता कि तुम पूरा 100% करो, एटलीस्ट अगर तुमने 70% भी 11th कर ली ना, तो भी बहुत है। मतलब कितनी बिगड़ी ये फर्क पड़ता है। 70% भी तुमने बहुत अच्छे से पढ़ी है, तो 30% तो बहुत इजीली कवर हो जाएगा। और 100% की तो बहुत ही अच्छी हाँ बात बिल्कुल। है ना। उतना प्रेशर कम नहीं रहेगा, बिल्कुल मतलब सर। है ना, अक्टूबर में इनका सिलेबस खत्म ही हो जाता है ना। हाँ। और आपका हाँ। तो पहले ही हो जाता है। है ना।
तो मैं तब भी फर्स्ट आ जाऊंगी। हाँ, तब भी आप फर्स्ट आ जाएंगे और फिर ये आराम से इनको 11th का रिवीजन करवा देंगे। हाँ नहीं सर, पर अगर ये थोड़ा सा करे ना सर, ये 70%, 60-70% करके भी जाए, जिनका बिल्कुल ही खत्म हालत है, हाँ तो भी ये लोग थोड़े से मतलब थोड़े से लेवल पे रहेंगे। नहीं तो फिर सर 12वीं में लेवल सबका निकलेगा। सबके लेवल निकलेंगे। नहीं नहीं मैम, अभी 12th में जाने से पहले 1 महीना मिलता है इनको। 1 महीना में ये कमरे में बंद करके अगर कंबल डाल के सो जाए ना तो कुछ नहीं होगा, इनको पढ़ाई करना पड़ेगा, है ना। तो ये बहुत अच्छा करेंगे, है नहीं ना। बिल्कुल सर, बिल्कुल। और मैम आपको बहुत बहुत जन्मदिन की शुभकामनाएं, और थैंक यू सो मुझे मच भी सर। जन्मदिन की शुभकामनाएं आपकी तरफ से, आपको भी, है ना। आपको भी सर, नहीं, आपको मुझे भी। लगा आप बोलोगे नहीं तो बेइज्जती हो जाएगी, तो इसलिए मैंने खुद ही बोल दिया, है ना। नहीं सर, हैप्पी हैप्पी बर्थडे। आप और बॉडी बनाएं और इतने सारे बच्चों को पढ़ाएं, आगे बढ़ें सर, बहुत ऊपर जाएं जीवन में। मैम थैंक यू, मैम थैंक यू, है ना। ठीक 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 है है मैम, सर, है ना, बच्चे। ख्याल रखिएगा। हाँ, और फिर मिलेंगे मैम, है ना। मिलेंगे सर, बिल्कुल मिलते हैं। ठीक अब तो ठीक। मिलेंगे और आगे इन बच्चों को और पढ़ाते हैं और रिजल्ट में मिलते हैं। जी मैम, जी मैम, जी। ठीक ठीक है है मैम, सर। थैंक यू मैम, थैंक यू। ओके सर, ओके ओके, मैम, थैंक बाय यू, बाय। बाय बाय। बच्चों, काफी दिन से डिमांड आ रही थी कि सर आप मैम को कॉल नहीं करते हैं, है ना, आप पार्शलिटी करते हैं, आप मैम को ही कॉल क्यों नहीं करते हैं। तो बेटा, हम सभी को कॉल करते हैं। देख लीजिए, आज मैम से भी बात हो गई, मैम का आशीर्वाद भी मिल गया है, वो तो हमेशा से मिलता है आपको। ठीक है, तो अच्छे से पढ़ाई करिए, है ना, मन लगाकर पढ़ाई करिए। तो बकायदा आप मैडम से पूछिएगा, ये जो कॉल है इसकी परमिशन ली गई थी। सुबह के टाइम मैंने मैम को कॉल किया था पहले कि मैम ऐसे ऐसे बच्चे बोल रहे थे, और उस दिन बर्थडे के दिन भी कॉल नहीं हो पाया था, और मुझे कर लेना चाहिए था। बाद में मुझे रियलाइज़ हुआ, जब हम कोटा में इवेंट में आए थे तो मैंने मैम को ये बात कही थी कि मैम मुझे थोड़ा सा संकोच हो रहा था कि हो सकता है आप बिजी हों। तो आज मैंने मैम को मॉर्निंग में कॉल किया और कहा मैडम मैं आपको कॉल करना चाहूँगा। तो उनसे मैंने टाइम लिया कि 6:15, मैम की 4 बजे क्लास होती है किसी बैच में, सेकेंड क्लास वो फ्री रहते हैं। तो फिर मैंने फ़ोन पे बात कर ली। ठीक है, तो आई होप आप इस चीज़ को पॉजिटिव वे में लेंगे, है ना। तो चलिए, 6:28 हो चुके हैं और अब हम नॉन स्टॉप 8 बजे तक पढ़ाई करने वाले हैं, और लेक्चर बहुत प्यारा होगा। आज की लेक्चर की जो खासियत होगी वो होगा स्लो पॉइजन। मैडम को कॉल लगाया और पॉइजन की बात कर रहा हूं। ठीक है, स्लो पॉइजन का मतलब होता है धीमा जहर। धीमा जहर का मतलब होता है कि ये कॉन्सेप्ट आपको पता नहीं चलेगा कि क्या हो रहा है। स्टार्टिंग के 30 मिनट आपको पता नहीं चलेगा क्या हो रहा है, लेकिन 30 मिनट के बाद धीरे 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 धीरे, नहीं मतलब आपको ये तो पता चलेगा सर पढ़ा क्या रहे हैं, लेकिन आप रिलेट नहीं कर पाओगे शुरू के 30 मिनट क्या चल रहा है। समझ आएगा पर रिलेट नहीं कर पाओगे। लेकिन जब 30 मिनट के बाद लेक्चर धीरे धीरे बढ़ेगा और 8 बजे लेक्चर खत्म होगा, तो आप सरेंडर कर चुके होंगे और आप एक ऐसे लेवल पे पहुंच चुके होंगे जहां आप मतलब एक अलग ही दुनिया में पहुंच जाएंगे। ये इस लेक्चर की खासियत है। ठीक है, तो इनफ ऑफ टॉक, लेट्स स्टार्ट। चलिए, अब आप एक बार मेरे सम्मान में यस लिख दीजिए ताकि मुझे एनर्जी आ जाए, है ना, मैं और खतरनाक तरीके से पढ़ाऊं। एनर्जी का मतलब ये नहीं कि यहां बहुत जोर जार से चिल्लाऊंगा या ब्लड शेड होगा, नहीं, ऐसा नहीं है, खून खराबा नहीं है। एनर्जी का मतलब है मैं आपको डीप कॉन्सेप्ट में लेके जाऊंगा। चलिए चलिए स्टार्ट करते हैं। थैंक यू, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो हम आपका स्टार्ट कर रहे हैं ईश्वर का नाम लेकर। ठीक है, आज का जो टॉपिक है वो है व्हाट इज रेस्पिरेशन। ठीक है, तो ये डायग्राम आपको नहीं बनाना है, ये डायग्राम आपको नहीं बनाना है, मैं पहले कह रहा हूं डायग्राम आपको नहीं बनाना है। मैं यहां पर कुछ चीजें लिखूंगा, आपको वो लिखनी है। तो आप हेडिंग डालेंगे व्हाट इज रेस्पिरेशन। सबसे पहले आप हेडिंग जो डालेंगे वो है आपका व्हाट इज रेस्पिरेशन। ठीक है, आप हेडिंग डालेंगे जिसको आप बोलेंगे व्हाट इज रेस्पिरेशन, व्हाट इज रेस्पिरेशन। ठीक है, अब आप ध्यान से समझिएगा, ध्यान से समझिएगा पूरा का पूरा। ठीक है बच्चों, एक चीज होती है जिसको आप बोलते हैं प्लांट। ठीक है,
एक चीज होती है जिसको आप बोलते हैं प्लांट। प्लांट एक प्रोसेस करता है जिसको आप बोलते हैं फोटोसिंथेसिस, और फोटोसिंथेसिस करके प्लांट एक चीज की सिंथेसिस करता है जिसको बोलते हैं ग्लूकोज। अब ग्लूकोज के अंदर क्या है? ग्लूकोज के अंदर आपके बॉन्ड है, कार्बन कार्बन बॉन्ड है, ठीक है, हाइड्रोजन के साथ भी बॉन्ड है। तो ग्लूकोज के अंदर आपकी क्या स्टोर है? ग्लूकोज के अंदर आपकी स्टोर है केमिकल एनर्जी। क्या स्टोर है? केमिकल एनर्जी। किस फॉर्म में स्टोर है? इन फॉर्म ऑफ केमिकल बॉन्ड्स। ठीक है, ग्लूकोज के अंदर स्टोर है केमिकल एनर्जी। किस फॉर्म में स्टोर है? इन फॉर्म ऑफ बॉन्ड्स। इन फॉर्म ऑफ बॉन्ड्स। बहुत धीरे चलेगा लेक्चर, बहुत आराम आराम से चलेगा, ठीक है, बहुत फोकस करना, ठीक है। प्लांट ने फोटोसिंथेसिस किया, ग्लूकोज बनाया, ग्लूकोज में एनर्जी स्टोर है इन दी फॉर्म ऑफ बॉन्ड। ठीक, हम तो ग्लूकोज नहीं बना सकते। मैं ग्लूकोज का सोर्स कार्बोहाइड्रेट, भाई ग्लूकोज तो एक सबसे सिंपलेस्ट शुगर हुई, अब ग्लूकोज क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। मैं कार्बोहाइड्रेट कहां से लूंगा? मैं कार्बोहाइड्रेट कहां से लूंगा? मैं रोटी खा रहा हूं, ठीक है, मैं आपका चावल खा रहा हूं, मतलब मैं बाहर से लूंगा। ठीक है, मैं किस तरह का खाना खाता हूं? मैं रोटी खाता हूं, दाल खाता हूं, चावल खाता हूं, अंडा खाता हूं, ठीक है, अलग अलग किस तरह का मैं खाना खाता हूं। किसी में प्रोटीन भी मिलेगा, किसी में कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन फैट भी मिलेगा, है ना। तो सबका फूड कंपोनेंट अलग अलग होता है ना। तो प्रोटीन के व्हाइट पार्ट में क्या है, येलो में क्या है, मैं उसमें नहीं जा रहा। एक सिंपल भाषा में मैं कहूं कि मैं ग्लूकोज कहां से लूंगा? मैं तो फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकता, एनिमल तो फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते हैं। प्लांट फोटोसिंथेसिस करके ग्लूकोज बना सकते हैं, लेकिन मैं फोटोसिंथेसिस करके ग्लूकोज नहीं बना सकता, मैं लूंगा बाहर से। हाँ, ये लिखना है भाई, ये लिखना है, ये आदमी नहीं बनाना है, बस ये तो लिखना ही है, ठीक है। तुम तो एकदम घबरा गए कि सर ने कहा था लिखना ही नहीं है। अरे दीवाने, कैसी बात करता है। तो अगर मैं ह्यूमन की बात करता हूं, एनिमल की बात करता हूं, ह्यूमन की बात करता हूं, तो ह्यूमन ग्लूकोज कहां से लेगा? ह्यूमन जो है टेकन ग्लूकोज फ्रॉम आउटसाइड, बाहर से लेंगे। तो अब मेरे अंदर भी ग्लूकोज है और प्लांट के अंदर भी ग्लूकोज है। मेरे अंदर भी ग्लूकोज है और प्लांट के अंदर भी ग्लूकोज है, ठीक है। अब इन दोनों ग्लूकोज के साथ एक ही चीज होगी। क्या होगी? आप उसको ध्यान से समझिएगा। आपने सांस ली, आपके शरीर में ऑक्सीजन एंटर किया, ठीक है, आपने क्या ली? सांस ली। नेक्स्ट पॉइंट है, आपने क्या लिया? ऑक्सीजन लिया, ऑक्सीजन टेकन। आपने ऑक्सीजन लिया, बिल्कुल सही है। वो ऑक्सीजन आपका कहां पर एंटर किया? वो ऑक्सीजन आपका एंटर किया कहां पर? लंग्स के अंदर। कहां एंटर किया? लंग्स के अंदर एंटर किया। लंग्स से वो ऑक्सीजन आपका किसके थ्रू? ब्लड के थ्रू। किसके थ्रू? ब्लड के थ्रू कहां गया? सेल में गया, है ना। आपका ऑक्सीजन टेकन, ऑक्सीजन कहां गया? लंग्स में गया। लंग्स से ऑक्सीजन कहां एंटर किया? ऑक्सीजन आपका एंटर किया कहां पर? सेल के अंदर। सेल के अंदर आपका ऑक्सीजन पहुंच चुका है। सेल के अंदर आपका ऑक्सीजन पहुंच चुका है। सेल के अंदर आपका ऑक्सीजन पहुंच चुका है। सेल के अंदर आपका ऑक्सीजन पहुंच चुका है।
तो मैं अब आपका एक सेल बना देता हूं। ये रही सेल, ये रही सेल। सेल के अंदर ऑक्सीजन पहुंच चुका है और वो ऑक्सीजन ग्लूकोज के साथ रिएक्ट करेगा। तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा। तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में किसका ब्रेकडाउन हुआ? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ब्रेकडाउन हुआ किसका? ग्लूकोज का। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ब्रेकडाउन हुआ किसका? ग्लूकोज का। ग्लूकोज के टूटने की वजह से, ग्लूकोज के टूटने की वजह से आपकी क्या क्या प्रोड्यूस हुआ? आपका सेल में प्रोड्यूस हुआ क्या? CO2 प्रोड्यूस हुआ। और क्या प्रोड्यूस हुआ? वाटर प्रोड्यूस हुआ। और आपकी क्या प्रोड्यूस हुई? आपकी एनर्जी प्रोड्यूस हुई। तीन चीजें प्रोड्यूस हुई। ऑक्सीजन अंदर गया, वहां से लंग्स में गया, लंग्स से ब्लड के थ्रू ऑक्सीजन सेल में गया, वहां पर ऑक्सीजन ग्लूकोज के साथ रिएक्ट किया, मतलब ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हुआ ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, और तीन चीजें प्रोड्यूस हुई, CO2, वाटर और एनर्जी। ये जो एनर्जी रिलीज हुई है, इस एनर्जी को स्टोर किया गया किस फॉर्म में? इस एनर्जी को स्टोर किया गया किस फॉर्म में? ATP की फॉर्म में। और काफी सारी एनर्जी का क्या हो गया? लॉस हो गया किस फॉर्म में? हीट की फॉर्म में। इसका मतलब ग्लूकोज के टूटने की वजह से, ठीक है, ग्लूकोज के टूटने की वजह से, ग्लूकोज के टूटने की वजह से जो एनर्जी प्रोड्यूस हुई, वो सारी एनर्जी हमारे शरीर में ATP की फॉर्म में स्टोर्ड नहीं होती। उसमें से मैक्सिमम एनर्जी का लॉस हीट की फॉर्म में हो जाता है। तो ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, दिस इज कॉल्ड breakdown of glucose in the presence of oxygen to yield energy, CO2 and water. Breakdown of glucose in presence of oxygen to yield water, CO2 and energy called cellular respiration, called cellular respiration। यहां तक की पढ़ाई, ये जो बॉक्स में जो चीज हुई, इसको बोलते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन। यहां तक की पढ़ाई आपको समझ में आई तो आप यस लिखिए। यहां तक की पढ़ाई अगर आपको समझ में आई तो आप एक बार यस लिखिए। पूरा फोकस करना एकदम अच्छे से, मैं पूरा सीरियस रहूंगा 8 बजे तक एकदम, ठीक है। यहां तक की पढ़ाई आपको समझ में आई तो आप एक बार यस लिखिए। धीरे धीरे बढ़ेगा, ठीक है। 30 मिनट्स तक आपको चीजें समझ आएंगी, लेकिन उसके बाद आप रिलेट करोगे, ठीक है। हर चैप्टर का एक अलग तरीका होता है, इसका भी तरीका अलग है, ठीक है। चलो, यहां तक आपको समझ में आया। अब जो सेल के अंदर CO2 है, जो सेल के अंदर CO2 है, ठीक है, जो सेल के अंदर CO2 है, वो CO2 आपका सेल से निकल गया और कहां आ गया? ब्लड में आ गया। और ब्लड से CO2 आपका, ब्लड के थ्रू CO2 कहां पहुंच गया? लंग्स में पहुंच गया। यहां से CO2 निकला सेल से, कहां पहुंच गया? लंग्स में पहुंच गया।
तो ये CO2 किसके रास्ते गया? ये CO2 किसके रास्ते गया? ब्लड के रास्ते ऑक्सीजन पे गया। लंग से ऑक्सीजन सेल में आया था, किस रास्ते से आया था? ब्लड से आया था। तो अब लंग्स में आपका CO2 पहुंच गया है और लंग से CO2 आपका बाहर चला जाएगा। लंग से CO2 आपका कहां चला जाएगा? बाहर चला जाएगा। लंग्स से CO2 आपका कहां चला जाएगा? बाहर चला जाएगा। तो ये ऑक्सीजन आया और ये CO2 निकला, इसको बोलते हैं ब्रीथिंग। ये जो चीज आपकी हुई ऑक्सीजन और CO2, ये एक नॉर्मल प्रोसेस, ठीक है। तो इसको आपने क्या बोला? इसको आपने बोला ब्रीथिंग। ये जो आपका ऑक्सीजन और CO2 और ऑक्सीजन का जो एक्सचेंज हुआ, ठीक है, CO2 और ऑक्सीजन का एक्सचेंज हुआ, इसको बोला ब्रीथिंग। और ये जो चीज है इसको बोला सेलुलर रेस्पिरेशन। तो प्लांट के अंदर जो ग्लूकोज है और हमारे शरीर में जो ग्लूकोज आया है बाहर से, इन ग्लूकोज के साथ ऑक्सीजन रिएक्ट करती है। ऑक्सीजन कहां से आती है? ऑक्सीजन जब हम सांस लेते हैं तो वो हमारे लंग्स में जाती है। लंग्स से वो ऑक्सीजन ब्लड के रास्ते सेल के अंदर आती है। वो ऑक्सीजन ग्लूकोज के साथ रिएक्ट करती है और ग्लूकोज को तोड़ती है। उसके टूटने की वजह से CO2, वाटर और एनर्जी प्रोड्यूस होता है। अब हमें उस एनर्जी को स्टोर करना है। उस एनर्जी को स्टोर किया जाता है ATP की फॉर्म में और काफी एनर्जी हीट की फॉर्म में लॉस हो जाती है। इसको सेलुलर रेस्पिरेशन बोलते हैं। और जो CO2 वहां प्रोड्यूस हुई वो ब्लड में आएगी और ब्लड के रास्ते वो ऑक्सीजन में जाएगी और ब्लड में आएगी और ब्लड के रास्ते वो लंग्स में आएगी और लंग से वो बाहर आ जाएगी। आपको सेलुलर रेस्पिरेशन समझ में आ गया, आपको ब्रीथिंग समझ में आ गया, ठीक है। तो आप एक बार यस लिख दीजिए। आप एक बार यस लिख दीजिए। अभी मैं रेस्पिरेशन की इक्वेशन नहीं लिखूंगा, वो जो पढ़ते हैं ना, ग्लूकोज प्लस 6O2 6 CO2 6 वाटर, अभी नहीं, ठीक है। उसको समझाना है मेरे को, नॉर्मल नहीं बताना है कि वो ये है, तो उसमें टाइम लगेगा वहां तक पहुंचने में, ठीक है। अभी मैं धीरे धीरे स्पीड को वो करूंगा, ठीक है। इसको लिख लीजिए, ये मत बनाना, इसको लिख लीजिए जल्दी से। 1-2 मिनट का टाइम है, 1 मिनट का टाइम है, आप इसको लिख लीजिए। लिख लीजिए फटाफट, जल्दी से लिख लीजिए। इसमें कोई चेंज नहीं करना है, आप लिखते रहिए, इससे कोई दिक्कत नहीं है। चेंज होगा तो वैसा नहीं कि कोई बहुत खतरनाक चेंज होगा। मुश्किल से अगर मैंने कोई स्लाइड बोर्ड पे पूरी की पूरी भरी होगी तो मुश्किल से वहां पर मैं 3 वर्ड ऐड करूंगा, बस ये होगा। ऐसा नहीं है कि मिटा के पूरा सेंटेंस लिखूंगा, नहीं, मुश्किल से 3 वर्ड ऐड करूंगा वहां पर, बस 3 वर्ड, सेंटेंस नहीं, 3 वर्ड आप लिखते रहिए, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। आप तो घबरा गए कि सर पूरा मिटा देंगे, अरे दीवाने, ऐसे थोड़ी ना मिटा देंगे। चलो अब ध्यान से समझना, आपने हेडिंग डाली व्हाट इज रेस्पिरेशन। अब आप हेडिंग डालना डिटेल ऑफ रेस्पिरेशन। अब पेन रखो, पहले समझ लो नोट्स कैसे बनेंगे, पहले समझना नोट्स कैसे बनेंगे, ठीक है। 1 मिनट रुक जाना, मैं एक बहुत बड़ा बॉक्स बनाऊंगा, ठीक है, बहुत बड़ा बॉक्स बनाऊंगा। ये मैंने बहुत बड़ा आपका बना लिया है बॉक्स, ठीक है, बॉक्स बना लिया है। इस बॉक्स का नाम क्या है सर? ये क्या है बेटा? ये सर ने बनाई है सेल, ये सर ने बनाई है सेल। अब सर इस सेल के अंदर आपका बहुत बड़ा बनाएंगे माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। अब सर इस सेल के अंदर आपका बहुत बड़ा बनाएंगे माइटोकॉन्ड्रिया। ध्यान से देखिएगा, ये सर ने इस सेल के अंदर आपका बनाया है माइटोकॉन्ड्रिया।
ये सर ने इस सेल के अंदर बनाया है माइटोकॉन्ड्रिया, और इस माइटोकॉन्ड्रिया में बाहर की तरफ जो मेम्ब्रेन है उसको सर ने लिखा है आउटर मेम्ब्रेन। इसका मतलब सर इनर मेम्ब्रेन नहीं होती, बिल्कुल होती है। और अब सर बनाएंगे आपका इनर मेम्ब्रेन। ध्यान से देखिएगा, अब जो सर बना रहे हैं माइटोकॉन्ड्रिया में, वो बना रहे हैं इनर मेम्ब्रेन। ये जो सर ने बनाई है बेटा, ये सर ने बनाई है इनर मेम्ब्रेन। बना लो मेरे साथ। तो सर ने क्या बनाया, एक बड़ा सा सेल बनाया है। सर ने क्या बनाया, एक बड़ा सा सेल बनाया, और उसके अंदर सर ने बनाया है माइटोकॉन्ड्रिया। लिख देता हूं। और माइटोकॉन्ड्रिया में सर ने आपको 2 मेम्ब्रेन दिखाई है। ये है माइटोकॉन्ड्रिया। और माइटोकॉन्ड्रिया सेल ऑर्गेनेल सब कहां प्रेजेंट होते हैं, साइटोप्लाज्म में होते हैं। बिल्कुल सही। तो माइटोकॉन्ड्रिया, ये जो जगह आपको दिख रही है, ये है आपका साइटोप्लाज्म। ये है आपका साइटोप्लाज्म। बना लीजिए, कोई चेंज नहीं करूंगा इसके अंदर। साइटोप्लाज्म आपको दिख गया सेल के अंदर। सेल के साइटोप्लाज्म में आपको माइटोकॉन्ड्रिया दिख गया। सेल का साइटोप्लाज्म आपको दिख गया। सेल के साइटोप्लाज्म में आपको माइटोकॉन्ड्रिया दिख गया। ठीक। आपने बाहर से खाना लिया, ठीक है, आपने खाना लिया, रोटी खाई, चावल खाया, ठीक है, आपने कार्बोहाइड्रेट खाया। तो आपके सेल के अंदर उस कार्बोहाइड्रेट की सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म आपकी मिलेगी, जिसको आप बोलेंगे ग्लूकोज। जिसको आप बोलेंगे ग्लूकोज। भाई ग्लूकोज क्या है? ग्लूकोज सर कार्बोहाइड्रेट है। ग्लूकोज जो है आपका क्या है? ग्लूकोज जो है वो आपका कार्बोहाइड्रेट है। ऐसा नहीं है कि एनर्जी सिर्फ कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। एनर्जी तो प्रोटीन से भी मिलती है, एनर्जी तो फैट से भी मिलती है। आप जो खाना खाते हो, आप रोटी भी खाते हो, चावल भी खाते हो, समोसा भी खाते हो, पूड़ी भी खाते हो, ठीक है, आप दाल भी खाते हो, राजमा भी खाते हो, सोयाबीन भी खाते हो। मतलब आपके शरीर में कार्बोहाइड्रेट भी जाता है, प्रोटीन भी जाता है, फैट भी जाता है। फिर सर आपने कार्बोहाइड्रेट क्यों लिखा? प्रोटीन लिखता तो तू कहता कार्बोहाइड्रेट क्यों नहीं लिखा? फैट लिखता तो तू कहता प्रोटीन क्यों नहीं लिखा? मैंने कार्बोहाइड्रेट इसलिए लिखा कि तेरे शरीर को जब कभी भी एनर्जी चाहिए तो तेरा शरीर सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट से एनर्जी लेना पसंद करता है। जो फर्स्ट रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट होता है वो कार्बोहाइड्रेट होता है। इसलिए मैंने कार्बोहाइड्रेट लिखा। कभी बीमार हो जाते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, तो वो ग्लूकोज ही चढ़ाते हैं बेटा वहां पर, है ना। ऐसा तो है नहीं कि राजमा और लोबिया और सोयाबीन का मिक्स बना के सीधा घोप दिया, ब्लड में डाल दिया, ऐसा तो नहीं होता। तो जो तेरा शरीर है वो इंस्टेंट एनर्जी लेना पसंद करता है, ठीक है। वो जो एनर्जी है, मतलब जो फर्स्ट रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट होता है वो कार्बोहाइड्रेट होता है। ठीक। तो अगर मैं आपसे बोलता हूं, मैं आपको प्रोटीन के साथ भी बताऊंगा, मैं आपको फैट के साथ भी बताऊंगा, तीनों के साथ बताऊंगा, कार्बोहाइड्रेट के साथ भी बताऊंगा, प्रोटीन के साथ भी बताऊंगा, फैट के साथ भी बताऊंगा। पहले मैंने तेरे को किसके साथ बताया है? कार्बोहाइड्रेट के साथ बताया है। ठीक। तो कार्बोहाइड्रेट जो तुम लेते हो बाहर से, सबसे पहले वो अपनी सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में आता है, जिसको बोलते हैं ग्लूकोज। ठीक। अब इस ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा, ध्यान से समझना, ठीक है। स्लो पॉइजन स्टार्ट कर रहा हूं। इस ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा, इस ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा, ध्यान से समझना। ये ग्लूकोज का आपका हो रहा है ब्रेकडाउन। अभी मैं यहां कुछ लिखूंगा, यहां मैं कुछ लिखूंगा। तो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हुआ तो आपकी एक चीज बनी,
जिसको आपने बोला पायरेट, जिसको आपने बोला पायरेट। ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हुआ तो आपकी एक चीज बनी जिसको आपने बोला पायरेट। ठीक है, ग्लूकोज के ब्रेकडाउन से आपकी एक चीज बनी, ठीक है, जिसको आपने बोला पायरेट। तो ग्लूकोज का क्या हुआ? ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हुआ। बिल्कुल सही है। तो मैंने यहां लिख दिया ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हुआ। ठीक है, क्या बना? पायरेट बना। बैलेंस नहीं किया मैंने, सिंपल बोला ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होके आपकी एक चीज बनी जिसको आपने बोला पायरेट। अब ग्लूकोज से पायरेट का बनना, इस प्रोसेस को आप बोलते हैं ग्लाइकोलाइसिस। तो ग्लाइकोलाइसिस की साइट क्या हुई? ग्लाइकोलाइसिस माइटोकॉन्ड्रिया में होता है या साइटोप्लाज्म में होता है? सर साइटोप्लाज्म में होता है, जिसमें ग्लूकोज आपका टूटता है। ठीक है सर, यह प्रोसेस ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हुआ या ऑक्सीजन की एब्सेंस में हुआ? अगर तेरा ऑक्सीजन होगा तब भी ग्लूकोज से पायरेट बनेगा, और अगर तेरा ऑक्सीजन नहीं होगा तब भी ग्लूकोज से पायरेट बनेगा। मतलब ग्लूकोज का टूटने से पायरिक एसिड बनेगा। पायरिक एसिड मतलब पायरेट, एक ही चीज है। ग्लूकोज से बना पायरेट, यह प्रोसेस को बोला ग्लाइकोलाइसिस, जो साइटोप्लाज्म में हुआ। ऑक्सीजन है तब भी होगा, ऑक्सीजन नहीं है तब भी होगा। तो आप मुझे बताइए, ग्लाइकोलाइसिस ऑक्सीजन पर डिपेंड करता है या इंडिपेंडेंट होता है? बताइए। ग्लाइकोलाइसिस, अबे अभी से क्रैब साइकिल क्यों लिख रहा है? एक मुस्कान लिख रही है, इज इट क्रैब साइकिल? अरे मुस्कान, अच्छा लिख नहीं सकती तो थोड़ा मुस्कुरा तो दे। क्यों लिख रही है इज इट क्रैब साइकिल? खाना खाकर आई है, नशा कर आई है? मतलब कैसे लोग हैं यार। मैंने अभी तक क्रैब साइकिल का नाम नहीं लिया। ले तू ही पढ़ा ले, खाजा मेरी नौकरी, खाजा मेरी नौकरी। नहीं कर ले तू ही कर ले, तू ही पढ़ा ले। उसके बाद कहेंगे समझ नहीं आया। अरे दीवानी, समझ नहीं आया। अरे दीवानी, हैव पेशेंस, बी अ गुड लिसनर, बी अ गुड लिसनर। मुस्कान, बी अ गुड लिसनर। अरे मेरी नौकरी खाएगी क्या? मुझे पढ़ाने दे भाई, मेरी फैमिली है ना, मेरी फैमिली है, मेरी नौकरी मत खा। मुझे पढ़ाने दे। क्रैब साइकिल, इज इट क्रैब साइकिल? अरे दीवानी, वेट करना, वेट कर थोड़ा सा, जस्ट वेट फॉर अ मोमेंट, लेट मी फिनिश। स्टार्ट ही नहीं किया, फिनिश कहां से करेंगे? ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हुआ और आपका बना पायरेट। पहले ही वार्निंग दी है कि आज की क्लास बहुत खतरनाक है, फिर भी मुस्कान रुक नहीं रही है। मुझे देखना मैं कितना आराम आराम से बोल रहा हूं चीजों को, कुछ तो बात होगी ना। 8 बजे देख लेना क्या फील आएगा। ग्लूकोज से बना आपका पायरेट, प्रोसेस को बोला ग्लाइकोलाइसिस। ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हुआ, ऑक्सीजन होगा तब भी यह प्रोसेस होगा, ऑक्सीजन नहीं होगा तब भी यह प्रोसेस होगा। इसका मतलब जो ग्लाइकोलाइसिस होती है वो आपकी ऑक्सीजन पर डिपेंड नहीं करती। इसका मतलब जो ग्लाइकोलाइसिस होती है वो आपकी इंडिपेंडेंट होती है ऑक्सीजन पर, इंडिपेंडेंट ऑफ ऑक्सीजन। जब ग्लूकोज से पायरेट बन रहा था उस टाइम दो चीजें हुई। जब ग्लूकोज से पायरेट बन रहा था तो इसके ब्रेकडाउन के टाइम दो चीजें हुई। ग्लूकोज से हाइड्रोजन एटम का रिमूवल हो रहा था। ग्लूकोज से किसका रिमूवल हो रहा था? ग्लूकोज से आपका रिमूवल हो रहा था हाइड्रोजन एटम का। रिमूवल हो रहा था किसका? हाइड्रोजन एटम, 2H।
हाइड्रोजन एटम। और ये जो हाइड्रोजन एटम निकले हैं, ये हाइड्रोजन एटम एक कंपाउंड के साथ बाइंड करते हैं। उस कंपाउंड का नाम है NAD+। NAD+ क्या है, इसका फुल फॉर्म क्या है, ये सब बात की बात है कि इसका फुल फॉर्म निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, ये सब बात की बात है। जब ग्लूकोज से पायरेट बन रहा था, उस दौरान ग्लूकोज से हाइड्रोजन एटम निकल रहे थे और वो हाइड्रोजन एटम NAD+ के साथ बाइंड हो रहे थे और एक कंपाउंड बन रहा था जिसको बोलते हैं NADH+H+, जिसको बोलते हैं NADH+H+, NADH+H+। और इस दौरान एक चीज और बन रही थी जिसको आप बोलते हैं ATP, जिसको आप बोलते हैं ATP। ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हुआ तो पायरिक एसिड फॉर्म्ड हुआ। प्रोसेस ग्लाइकोलाइसिस, साइट साइटोप्लाज्म। ऑक्सीजन है या नहीं है ये होगा, ऑक्सीजन पर डिपेंड नहीं करता। जब ग्लूकोज पायरेट में कन्वर्ट हो रहा था तो इस प्रोसेस में ग्लूकोज से हाइड्रोजन एटम रिमूव हो रहे थे। कितने हाइड्रोजन एटम सर ने निकाल के दिखाए? 2। किसके साथ बाइंड हुए? NAD+। NAD+ क्या है अभी नहीं बताया, बस इतना बोला कोई कंपाउंड है। इसके साथ रिएक्ट करके क्या बना? NADH+H+। क्या है अभी नहीं बताया। और इस प्रोसेस में क्या बने? ATP बने। ATP मतलब, ATP से इतना कुछ पता चलता है, ATP शायद एनर्जी होती है। ATP शायद एनर्जी होती है, ठीक है। 2 चीजें पता चली, ATP बना जो शायद एनर्जी होती है जितना हमने सुना है, और NADH बना, क्या होता है नहीं बताया। किससे बना? NAD+ से बना। NAD+ क्या होता है नहीं बताया, लेकिन NAD+ को 2 हाइड्रोजन एटम मिले। वो कहां से मिले? वो ग्लूकोज से मिले, ये बताया। यहां तक समझ में आया तो आप यस लिखिए। अगर मैं सीरियस तो तुम भी सीरियस रहना, ठीक है। बहुत खतरनाक बनाऊंगा लेक्चर, देखते जाना तुम। ये तुम्हें समझ में आया तो आप यस लिखिए। ऐसा डेफिनेशन बताऊंगा रेस्पिरेशन का कि रूह कांप जाएगी। हमें लगा कि खेल खत्म हो गया। दरवाजे तो बंद होते ही हैं खुलने के लिए, खेल कभी खत्म नहीं होता, ठीक है। खेल कभी खत्म नहीं होता, ठीक है, बस जगह और मोहरे बदल जाते हैं। तुम्हें लगा ग्लूकोज से पायरेट कंप्लीटली फॉर्म्ड हो गया, तुम्हें लगा कि ग्लूकोज से पायरेट बन गया, मतलब ग्लूकोज का ब्रेकडाउन खत्म हो गया। ये जो पायरेट था, ये पायरेट आपका एंटर किया। कहां एंटर किया? ये पायरेट आपका एंटर किया मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। ये पायरेट कहां एंटर किया? ये पायरेट आपका साइटोप्लाज्म से एंटर किया मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। उसके बाद क्या हुआ सर? इसके आगे की कहानी सुनोगे? हां सर, सुनो। इस पायरेट का फर्दर ब्रेकडाउन हुआ। अच्छा, मुझे खुद घूस बम्प आ रहे हैं कि अगले 30 मिनट के बाद मैं क्या क्लाइमैक्स देने वाला हूं, ठीक है। अभी से मुझे घूस बम्प आ रहे हैं, ठीक है। पायरेट का फिर से ब्रेकडाउन हुआ। इस पायरेट का फिर से ब्रेकडाउन हुआ। इस पायरेट का फिर से ब्रेकडाउन हुआ और एक चीज बनी जिसको बोलते हैं एसिटाइल कोएंजाइम ए। एक कंपाउंड बना जिसका नाम है एसिटाइल कोएंजाइम ए। पायरेट से एसिटाइल कोएंजाइम ए बना
इस दौरान एक घटना हुई। इस दौरान पायरेट से हाइड्रोजन एटम निकले, जैसे यहां निकले थे ग्लूकोज से, जब पायरेट बना था तब हाइड्रोजन एटम निकले, यहां पर भी हाइड्रोजन एटम निकले। और वो हाइड्रोजन एटम किसके साथ रिएक्ट करे? NAD+ के साथ रिएक्ट करे, और आपकी एक चीज बनी जिसको बोलते हैं NADH+H+। NADH+H+ क्या है अभी नहीं बताया, NAD+ क्या है अभी नहीं बताया, बस इतना बता के छोड़ दिया कि कोई कंपाउंड है, और आपका बन गया NADH। और इस प्रोसेस में एक चीज और प्रोड्यूस हुई जिसको आप बोलते हैं CO2। तो पायरेट से एसिटाइल कोएंजाइम ए बना। ये प्रोसेस मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में हुआ जिसमें CO2 प्रोड्यूस हुई और पायरेट से हाइड्रोजन एटम निकले। पायरेट से हाइड्रोजन एटम निकले। पायरेट से हाइड्रोजन एटम निकले, मतलब पायरेट से क्या निकले? पायरेट से निकले हाइड्रोजन एटम, और वो NAD+ के साथ बाइंड हुए और आपका बना NADH। ये NADH साइटोप्लाज्म में है, ये NADH मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में है। यहां तक समझ में आया तो आप यस लिखिए। समझ आपको पूरा आएगा, लेकिन रिलेट अभी आप नहीं कर पाओगे। देखो, आपको मैंने पहले ही बोल दिया था, आप यार रिलेट नहीं कर पाओगे, उसके लिए वेट करना पड़ेगा। छोटी छोटी कहानियां हैं और एक जगह पे आके मिलेंगी, उसके बाद देखना तुम्हारे अंदर से जो रूह कांपेगी ना, तुम्हें पता चलेगा कि रॉकी भाई इतना बदनाम क्यों है, तुम्हें पता चलेगा। चेहरे की झुर्रियों पे मत जाना, मिटा दूंगा इस चैप्टर को, ठीक है। अब एक चीज तो कंफर्म हुई, ग्लूकोज से जब ग्लूकोज टूटता है ना तो पायरेट फॉर्म्ड होता है। पायरेट फिर टूटा तो एसिटाइल कोएंजाइम फॉर्म्ड हुआ। इसका मतलब ग्लाइकोलाइसिस में ग्लूकोज पूरा नहीं टूटा था। अगर ग्लाइकोलाइसिस में ग्लूकोज पूरा टूटा तो कहानी यहीं खत्म हो जाती, इसके बाद कुछ भी नहीं बनता। अगर ग्लाइकोलाइसिस में ग्लूकोज पूरा टूटता तो कहानी यहीं खत्म हो जाती और इसके बाद कुछ नहीं बनता। लेकिन कहानी कभी खत्म ही नहीं होती। एंडिंग इज द बिगनिंग। इसका मतलब ग्लूकोज का पायरेट में कन्वर्ट होना, इसका मतलब ग्लाइकोलाइसिस ग्लूकोज का कंप्लीट ब्रेकडाउन या पार्शियल ब्रेकडाउन। लिख के बता, ग्लाइकोलाइसिस ग्लूकोज का कंप्लीट ब्रेकडाउन या पार्शियल ब्रेकडाउन। लिख के बता। अगर ये कंप्लीट ब्रेकडाउन होता तो साला कहानी यहीं पर खत्म हो जाती, इसके आगे कुछ भी नहीं होता। लेकिन तुम तो पायरेट को घसीटते हुए माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में लेके जा रहे हो। इसका मतलब मस्त होके बैठना, चौड़े होके बैठना, स्ट्रेस फ्री होके बैठना। तेरे भाई की क्लास है, अभी कंप्लीट ब्रेकडाउन नहीं हुआ है, पार्शियल ब्रेकडाउन हुआ। मैंने तुमसे कहा था कि मैं 3 वर्ड हैं जो बाद में ऐड करूंगा। अब मैं यहां एक वर्ड ऐड कर रहा हूं, पार्शियल। मैं इसको पहले नहीं लिख सकता था, मैं लिखता तो तुम्हें समझ ही नहीं आता। तो मैं यहां एक वर्ड ऐड कर रहा हूं कि ग्लाइकोलाइसिस क्या है? पार्शियल ब्रेकडाउन है। ग्लूकोज से हाइड्रोजन एटम निकल रहा है। ग्लूकोज से हाइड्रोजन एटम निकल रहा है। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एटम क्या होता है? ऑक्सीडेशन या फिर रिडक्शन। ग्लूकोज से हाइड्रोजन एटम निकल रहा है। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एटम क्या होता है? ऑक्सीडेशन या रिडक्शन। सर ऑक्सीडेशन होता है। इसका मतलब ग्लूकोज क्या हो रहा है? ग्लूकोज ऑक्सीडाइज हो रहा है। ग्लूकोज क्या हो रहा है? ऑक्सीडाइज हो रहा है। सर सब समझा, एक ही चीज नहीं समझा, ये NADH क्या है सर? जो चीज मैंने तुझे समझाई नहीं वो तू कैसे समझ सकता? उसके लिए तुझे इंतजार करना पड़ेगा। बस ये सोच कि कोई कंपाउंड बन रहा है जिसका नाम है NADH।
ग्लाइकोलाइसिस में भी बना, और यहां भी आपका क्या बना, NADH बना। ये NADH साइटोप्लाज्म में है, ये NADH आपका मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में है। क्या सर यहां खेल खत्म हो गया? ना, यहां खेल खत्म नहीं हुआ, कसम मुस्कान की। एसिटाइल कोएंजाइम ए स्टार्ट करेगा एक साइकिल जिसको बोलेंगे क्रैब्स साइकिल, जिसको बोलेंगे क्रैब्स साइकिल। एसिटाइल कोएंजाइम ए स्टार्ट करेगा एक साइकिल जिसको बोलेंगे क्रैब्स साइकिल। इस क्रैब्स साइकिल में क्या होगा सर? इस क्रैब्स साइकिल में तो बहुत तबाही होगी। इस क्रैब्स साइकिल में तो क्या होगा, बहुत तबाही होगी। अभी कुछ मत लिख, 2 ATP वो ATP मत लिख भाई, मेरे से ज्यादा थोड़ा जानता होगा। कुछ मत लिख अभी भाई, जब चैप्टर खोल दूंगा फिर पता चलेगा। अभी कुछ मत लिख। बी अ गुड लिसनर, आराम से बैठ के सुन, ज्यादा सीखेगा। जो तेरे को आता है तो अच्छी बात है, ठीक है। क्रैब साइकिल, क्रैब साइकिल जब हो रही थी तो क्या क्या हुआ सर? क्रैब साइकिल में हाइड्रोजन एटम निकला, किसके साथ रिएक्ट किया सर? अब तो तुझे भी पता चल गया होगा कि वो NAD+ के साथ रिएक्ट करेगा। क्या बनेगा सर? NAD+ के साथ रिएक्ट करेगा तो मेरे ख्याल से NADH+H+ बनेगा। यहां भी NADH बना, क्रैब साइकिल में भी NADH बना। और क्या होगा यहां पर और भी हाइड्रोजन एटम निकलेंगे, और वो हाइड्रोजन एटम किसके साथ रिएक्ट करेंगे सर? वो रिएक्ट करेंगे FAD+ के साथ। FAD+ क्या है बताया जाएगा, क्या है, वेट कर। तेरा पेशेंस देखता हूं कितना है तेरे अंदर। तेरा बना FADH2। यहां एक नया नाम आया इन नाम से तो मैं पहले ही परेशान था। मैं परेशान, मैं परेशान, मैं परेशान। आपने एक और दाग दिया, FADH2। एक कंपाउंड बना FADH2। 2 हाइड्रोजन एटम FAD+ के साथ रिएक्ट किए, बना तेरा FADH2। 2 हाइड्रोजन एटम जो यहां निकले, क्रैब साइकिल में जो हाइड्रोजन एटम निकले वो NADH भी बना रहे हैं। कुछ हाइड्रोजन एटम आपके FAD+ के साथ रिएक्ट करके FADH2 बना रहे हैं। और यहां पर एक चीज और बनी जिसको आपने बोला ATP, और एक चीज और बनी जिसको आपने बोला CO2, जिसको आपने बोला CO2। तो अगर मैं आपसे पूछता हूं कि ग्लाइकोलाइसिस में क्या बना, NADH और ATP। पायरेट से एसिटाइल को एंजाइम A फॉर्म्ड हुआ, क्या बना, NADH फॉर्म्ड, NADH बना। एसिटाइल को एंजाइम A से क्या स्टार्ट हुआ, क्रैब साइकिल। क्या क्या बना सर? एसिटाइल को एंजाइम A का हाइड्रोजन एटम निकला, वो हाइड्रोजन एटम NAD+ के साथ रिएक्ट करके NADH बना रहा है। कुछ हाइड्रोजन एटम FAD+ के साथ रिएक्ट करके FADH2 बना रहे हैं। ATP भी बन रहा है, CO2 भी बन रहा है। पायरिक एसिड से एसिटाइल कोएंजाइम A बनता है। इस रिएक्शन को आप कहते हैं, अभी याद रखना, लिंक रिएक्शन। इस रिएक्शन को आप बोलते हैं लिंक रिएक्शन। इसको लिंक रिएक्शन इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये 2 प्रोसेस को लिंक करती है, क्रैब साइकिल और ग्लाइकोलाइसिस। क्रैब साइकिल और ग्लाइकोलाइसिस को कौन लिंक करता है? एसिटाइल कोएंजाइम A। तो क्रैब साइकिल और ग्लाइकोलाइसिस को लिंक करता है एसिटाइल कोएंजाइम A। इसको लिंक रिएक्शन इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये लिंक करता है 2 प्रोसेस को। एक का नाम है ग्लाइकोलाइसिस और दूसरे का नाम है आपका क्रैब साइकिल। दूसरे का नाम है क्रैब साइकिल। पायरिक एसिड से एसिटाइल कोएंजाइम A बना, इस रिएक्शन को बोला लिंक रिएक्शन। कहां हुई, कहां हुई? मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में हुई। क्रैब साइकिल कहां हुई? क्रैब साइकिल भी मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में हुई। ग्लाइकोलाइसिस कहां हुआ? साइटोप्लाज्म में हुआ। यहां तक समझ में आया तो आप यस लिख लीजिए। 3 प्रोसेस सर ने बताए, ग्लाइकोलाइसिस, लिंक रिएक्शन, क्रैब साइकिल। ग्लूकोज से पायरेट बना, ग्लाइकोलाइसिस, साइटोप्लाज्म में हुआ, ATP फॉर्म्ड हुआ, उसको एनर्जी बोलते हैं। इस प्रोसेस में हाइड्रोजन एटम निकला, वो NAD+ के साथ बाइंड हुआ, NADH बना। NADH क्या होता है नहीं बताया, बस इतना बताया कोई कंपाउंड है।
ग्लूकोज से पायरेट का बनना ये ऑक्सीजन पे डिपेंड नहीं करता। ऑक्सीजन होगा तब भी ये प्रोसेस होगा, ऑक्सीजन नहीं होगा तब भी ये प्रोसेस होगा। पायरेट का आगे और भी ब्रेकडाउन हो रहा है। इसका मतलब ग्लाइकोलाइसिस कंप्लीट ब्रेकडाउन नहीं होता ग्लूकोज का, ग्लाइकोलाइसिस पार्शियल ब्रेकडाउन होता है। पायरेट साइटोप्लाज्म से मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर करता है। वहां पायरेट से हाइड्रोजन एटम निकलते हैं जो NAD+ के साथ रिएक्ट करके NADH बनाते हैं, और पायरेट से बनता है एसिटाइल कोएंजाइम ए। एसिटाइल कोएंजाइम ए स्टार्ट करता है मुस्कान क्रेब्स साइकिल। ये दोनों प्रोसेस होते हैं मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। यहां NADH भी बनता है, FADH भी बनता है, आपका ATP भी बनता है, आपका CO2 भी बनता है। यहां तक अगर समझ आया, यस लिख दीजिए। यहां तक की पढ़ाई अगर आपको समझ में आई है तो आप यस लिख दीजिए। यहां तक की पढ़ाई आपको समझ में आई तो आप एक बार यस लिख दीजिए। मुस्कान, मैं ऐसे मजाक में बोल रहा हूं, ऐसे माइंड मत करना, ठीक है, कि सर रोस्ट कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है यार, है ना। हम अपना भी तो मजाक उड़ाते हैं खुद, कितनी बार उड़ाते हैं। अभी हम मैम से बात करें तो हम अपना भी तो मजाक उड़ा रहे थे। ऐसा कुछ नहीं होता है ना। टीचर हम तुम्हारे पढ़ाते हैं, तुम्हारे बड़े भैया हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि सर मेरा नाम ले रहे हैं बार बार। अरे ऐसा नहीं है, बहन है तू मेरी, ठीक है। तेरे लिए मैं कुछ बोलूँ तो वो सबसे पहले पहले मेरे लिए लागू हो, फिर तेरे लिए लागू हो, ठीक है। खुश रहे, मस्त रहे, ठीक है। फैमिली की तरह, लास्ट चैप्टर चल रहा है, सिलेबस खत्म हो जाएगा, है ना, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। कोई दर्द मत रखना दिल के अंदर। चलिए, अब इसको आपने नोट भी कर लिया होगा। अब जो मैं सेकंड स्लाइड लिखूंगा वहां से आप चीजों को लिंक करोगे। पायरेट से एसिटाइल कोएंजाइम ए तभी बनेगा जब ऑक्सीजन होगा। क्रेब्स साइकिल तभी होगी जब ऑक्सीजन होगा। ये प्रोसेस तभी होगा जब ऑक्सीजन होगा। ये प्रोसेस तभी होगा जब ऑक्सीजन होगा। बट ये प्रोसेस कभी भी हो सकता है, ऑक्सीजन है या फिर ऑक्सीजन नहीं है, किसी भी टाइम हो सकता है, ठीक। अब जरा ध्यान से समझना। इसका मतलब सर ने 3 प्रोसेस बताए। पहला प्रोसेस सर ने बताया ग्लाइकोलाइसिस, दूसरा प्रोसेस सर ने बताया लिंक रिएक्शन, तीसरा सर ने बताया क्रेब्स साइकिल। मान ले मैं कह रहा हूं ऑक्सीजन प्रेजेंट है, मान ले मैं कह रहा हूं ऑक्सीजन प्रेजेंट है, इसका मतलब सारा का सारा प्रोसेस ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो रहा है। इसका मतलब सर तेरे को पढ़ा रहे हैं एरोबिक रेस्पिरेशन, सर तेरे को पढ़ा रहे हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। तो एरोबिक रेस्पिरेशन में ग्लूकोज टूटा तो तेरा ग्लाइकोलाइसिस हुआ, फिर तेरी लिंक रिएक्शन है, फिर तेरा क्रेब्स साइकिल है। इसका मतलब अगर एरोबिक रेस्पिरेशन है, इसका मतलब यहां पे भी ऑक्सीजन है, यहां पे भी ऑक्सीजन है, यहां पर भी ऑक्सीजन है, ठीक। ग्लाइकोलाइसिस में क्या बना था? ग्लाइकोलाइसिस में सर ATP बना और NADH बना, ठीक है। वो NADH+H+ था, उसको मैं भी NADH लिख देता हूं। लिंक रिएक्शन में क्या बना? NADH बना, CO2 मैंने अभी हटा दिया। क्रेब्स साइकिल में क्या बना? ATP बना, NADH बना और FADH2 बना। ग्लाइकोलाइसिस कहां हुई? साइटोप्लाज्म में हुई। ये कहां हुआ? मैट्रिक्स में हुआ। ये कहां हुआ? मैट्रिक्स में हुआ। अब है क्लाइमैक्स।
तैयार हो क्लाइमेक्स के लिए? इसके बाद सारी चीजें रिलेट हो जाएंगी। तैयार हो तो भाई फिर से यस लिखो, छोटा कॉन्सेप्ट नहीं है। तैयार हो तो एक बार यस लिख दो। तीनों प्रोसेस बताया, ऑक्सीजन है मतलब तीनों प्रोसेस ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो रहे हैं, इसका मतलब यहां ग्लाइकोलाइसिस ऑक्सीजन वाली हो रही है। क्या क्या बना वो लिख दिया, इनकी साइट लिख दी। ठीक, इनकी क्या करती है, साइट लिख दी है। हेलो ग्लाइकोलाइसिस, बोलिए। हे ग्लाइकोलाइसिस, आपके यहां क्या फॉर्म्ड हुआ है? हमारे यहां एटीपी फॉर्म्ड हुआ है और एनएडीएच फॉर्म्ड हुआ है। ये एनएडीएच अभी कहां पे प्रेजेंट है? ये एनएडीएच अभी वहीं पर प्रेजेंट है जहां ग्लाइकोलाइसिस हुआ। ग्लाइकोलाइसिस कहां पर हुआ? ग्लाइकोलाइसिस साइटोप्लाज्म में हुआ। तो ये एनएडीएच अभी कहां प्रेजेंट है? साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है। हे ग्लाइकोलाइसिस, तेरे साइटोप्लाज्म में जो एनएडीएच बने हैं इनको मेरे पास भेज दे। हेलो हेलो हेलो, फोन कट गया। बस इतना पता चला कि ग्लाइकोलाइसिस में जो एनएडीएच बने हैं इनको कहीं जाना होगा। ग्लाइकोलाइसिस के जो एनएडीएच बने हैं इनको साइटोप्लाज्म से कहीं पर जाना होगा। कहां गए पता नहीं, फोन कट गया। हेलो जी, कौन बोल रहा है? सुना है लिंक रिएक्शन माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में हुआ है। जी हां, वहीं पर हुआ है। सुना है वहां पर एनएडीएच बना है। बिल्कुल सही सुना है। इन एनएडीएच को मेरे पास भेज दे। हेलो हेलो, फिर से फोन कट गया। एक फोन आता है, ग्लाइकोलाइसिस को फोन आया, लिंक रिएक्शन को फोन आया और वो ये कहता है कि तेरे प्रोसेस में जो भी एनएडीएच बने हैं उनको मेरे पास भेज दे। ग्लाइकोलाइसिस में जो एनएडीएच थे जो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट थे वो साइटोप्लाज्म को छोड़ के चले गए। लिंक रिएक्शन में जो एनएडीएच थे वो भी मैट्रिक्स को छोड़ के चले गए। वो भी मैट्रिक्स को छोड़ के चले गए। अरे दीवाने। हेलो, क्रैब साइकिल, यस, सुना है बहुत माल बना है। एनएडीएच के साथ साथ एफएडीएच2 भी बना है। बना तो है, क्या मांगता है रे? आज भी वही मांगता है जो 25 साल पहले मांगता था, दुनिया। सुना है क्रैब साइकिल में एनएडीएच और एफएडीएच2 बना है। बना है, इसको मेरे पास भेज दे। फिर से फोन कट गया। क्रैब साइकिल के एनएडीएच को मैट्रिक्स को छोड़ के जाना पड़ेगा। बनाया हमने। एक अननोन नंबर से फोन आता है और वो हमें कहता है कि अपने एनएडीएच और एफएडीएच2 को भेज दे। अच्छा नहीं लगता। पैदा करने वाले हम हैं, तुझे बनाने वाले हम हैं, तुझे नाम देने वाले हम हैं। एक अननोन नंबर से कॉल आता है, बदतमीजी से वो मुझसे बात करता है, पूछता है कि तेरे अंदर क्या दिखता है। मैं बोला मेरे अंदर रब दिखता है। मैंने कहा अरे इसके अलावा क्या दिखता है? बोलता है कि यहां एनएडीएच फॉर्म्ड हुआ है, इसको भेज। लिंक रिएक्शन में एनएडीएच फॉर्म्ड हुआ है, इसको भेज। यहां एनएडीएच फॉर्म्ड हुआ है, इसको भेज। एफएडीएच फॉर्म्ड हुआ है, इसको भेज। मैं क्या अलीबाग से आएगा भाई? एक फोन आता है और सब लोग अपने को छोड़ के चले जाते हैं।
पर साला फोन किसने किया, ये फोन कहां से आया, ये कहां जा रहे हैं। जब मैंने पता लगाया कि ये कहां जा रहे हैं, हे NADH, हे NADH, हे NADH, आप कहां जा रहे हैं। बोला हम कहां जा रहे हैं, हम जा रहे हैं IM के अंदर, IM के अंदर। IM का मतलब, शायद IM का मतलब होता है इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। IM का मतलब होता है इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। ऐसा क्लाइमैक्स दूंगा, रूह कांप जाएगी। शुरू के 30 मिनट देखना मूवी कैसे चल रही थी, और अब देखो मूवी कैसे चेंज हो गई एकदम से। ये सब कहां जा रहे हैं, इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में जा रहे हैं। वहां जाकर क्या करेंगे, वहां जाकर ये सब के सब पार्टिसिपेट करने वाले हैं। कहां पर पार्टिसिपेट करने वाले हैं, ये सब पार्टिसिपेट करने वाले हैं एक प्रोसेस के अंदर। सर उस प्रोसेस का नाम क्या है, मैं बताऊंगा कि उस प्रोसेस का नाम क्या है, उसके लिए इंतजार करना पड़ेगा। ये जितने भी लोग हैं, ये सब अपनी जगह को छोड़ के माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन में जा रहे हैं और वहां एक प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और उस प्रोसेस में पार्टिसिपेट करने के बाद, उस प्रोसेस में पार्टिसिपेट करने के बाद एक NADH 3 ATP बनाता है, एक NADH 3 ATP बनाता है, एक NADH 3 ATP बनाता है, एक FADH 2 ATP बनाता है। कैसे बनाता है ये तो बात की बात है, ये तो रेस्पिरेशन की फर्स्ट क्लास है, ये तो चैप्टर का आउटलाइन चल रहा है। कैसे बनाता है ये बात की बात है। बस इतना पता चला, साला जिसको तुम हल्के में समझ रहे थे वो 3 ATP के बराबर है। एक NADH 3 ATP की ताकत रखता है, एक NADH 3 ATP की ताकत रखता है, एक NADH 3 ATP की ताकत रखता है, एक FADH 2 ATP की ताकत रखता है। जिसको तुम हल्के में समझ रहे थे, एक NADH एक FADH अपने आप में ATP के सोर्स है। ये सब आपके ATP बनाने वाले हैं, ये सब के सब आपके ATP बनाने वाले हैं। जब प्रभु साक्षात दिख जाएं तो इसको ATP बोलते हैं। जब प्रभु भेष बदल कर आए और तुम्हें प्रेरित करें एक अच्छे काम करने के लिए, तो उसे NADH और FADH2 बोलते हैं। जब प्रभु साक्षात दिख जाएं तो उसको ATP बोलते हैं। जब प्रभु भेष बदल कर आए तो उसको NADH और FADH बोलते हैं। जब प्रभु सामने दिख जाएं तो उसे ATP बोलते हैं। जब प्रभु भेष बदल कर आए और तुम्हारी परीक्षा लें और तुम्हारे पेशेंट्स को चेक करें, उसे NADH और FADH बोलते हैं। एक फोन आता है ग्लाइकोलाइसिस को, लिंक रिएक्शन को, क्रेब्स साइकिल को, कि तेरा जितना भी NADH है, जितना भी FADH है, इन सब को माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन में भेज दे। वहां ये प्रोसेस में पार्टिसिपेट करेंगे और उस प्रोसेस में पार्टिसिपेट करके एक NADH 3 ATP बनाएगा, एक FADH 2 ATP बनाएगा। और जिस प्रोसेस में ये पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उस प्रोसेस का नाम है, छुपा लिया है तुमको, उस प्रोसेस का नाम है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। एक शहर होता है, उस शहर में छोटी छोटी गलियां होती हैं। उन छोटी छोटी गलियों के
छोटे छोटे बदमाश होते हैं। किसी बदमाश का नाम है ग्लाइकोलाइसिस, किसी बदमाश का नाम है लिंक रिएक्शन, किसी बदमाश का नाम है क्रेब्स साइकिल। इन सब का एक बाप होता है जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। तो जितने भी NADH है और FADH है वो ग्लाइकोलाइसिस, लिंक रिएक्शन और क्रेब्स साइकिल से माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन में जाएंगे और वहां एक प्रोसेस में पार्टिसिपेट करेंगे और ताकत पैदा करेंगे। ताकत लोगों को जोड़ने से है और उस प्रोसेस का नाम है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। मस्त होके बैठना, चौड़े होके बैठना, स्ट्रेस फ्री होके बैठना। वेलकम टू हेल। मजा आया तो यस लिख दो, मजा आया तो यस लिख दो। ये प्रोसेस भी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही होगा। मजा आया तो एक बार यस लिख दो। ये आउटलाइन तैयार हुई है चैप्टर की, यही इसका क्लाइमैक्स था आज की क्लास का। इसको बोलते हैं स्लो पॉइजन, धीरे धीरे चढ़ता है ये। मेरी क्या ना तबीयत खराब थी, मुझे ठंड लग रही थी बहुत ज्यादा, फिर मैंने ये इनर पहना, फिर ये पहना, समझ रहे हो। और 6:01 पे मैं उठा। पहले मेरे को ये था मैं क्लास लूं या ना लूं, मैंने कहा कैंसिल तो मैं करूंगा नहीं, 1 घंटा पढ़ा के छोड़ दूंगा चाहे। फिर मुझे ये भी याद था कि मुझे मैम से भी बात करनी है, क्लास कैंसिल होगी तो फिर मैम से टाइम लिया हुआ है, तो मैंने कहा पहले मैम से बात कर लेते हैं फिर मैं पढ़ाता हूँ, 1 घंटा पढ़ाता हूँ। पहले मैं सोचा 1 घंटा तो पढ़ा ही देता हूँ, तो कैंसिल का क्या ठप्पा लग जाता है ना। रुपेश सर की क्लास कैंसिल हुई है जो होता नहीं है, ठीक है। मैंने कहा पढ़ा देता हूँ, तो मैं धीरे धीरे तुमको पढ़ा रहा था। इसलिए नहीं पढ़ा रहा था कि मेरे को मैं बीमार हूँ, बीमार की वजह नहीं है, मैं बिल्ड कर रहा था लेक्चर को। फिर यहां पर आते आते पता नहीं क्या हुआ, एकदम से एनर्जी आ गई, ठीक है। तो ये चीज बीच में तो छोड़ नहीं सकते थे, ठीक है। तो अब 4 चीजें हो गई, ग्लाइकोलाइसिस हो गया, लिंक हो गया, क्रेब्स साइकिल हो गया और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन हो गया। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन हो गया, तो इसका मतलब यह हो गया लिंक, क्रैब और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही होंगे। और मैंने पहले ही मान लिया कि ऑक्सीजन है, इसका मतलब आपका पूरा का पूरा रेस्पिरेशन हो रहा है एरोबिक रेस्पिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन। तो यहां तक आपको फील आ गया अच्छी तरीके से। NADH से ATP कैसे बनते हैं, FADH से ATP कैसे बनते हैं, ये तब पढ़ाया जाता है जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन पढ़ेंगे। अभी तो हमने कुछ नहीं पढ़ा, अभी तो हमने एक आउटलाइन पढ़ा है कि रेस्पिरेशन के क्या क्या स्टेप्स हैं, ग्लाइकोलाइसिस, लिंक रिएक्शन, क्रेब्स साइकिल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। इनमें से वो कौन सा स्टेप है जो ऑक्सीजन पर डिपेंड नहीं करता, वो है आपका ग्लाइकोलाइसिस। एकदम फील हुआ पूरा का पूरा, तो आप यस लिख दीजिए। एकदम आपको फील हुआ तो आप एक बार यस लिख दीजिए, एक बार आप यस लिख दीजिए। पूरा का पूरा फील हो गया है आपको कॉन्सेप्ट, तो आप एक बार यस लिख दीजिए। चलो, आपको पूरा का पूरा अच्छी तरीके से पूरा का पूरा फील हो गया है। अब हम चैप्टर कैसे पढ़ने वाले हैं, ध्यान से सुनना, ठीक है। हम चैप्टर कैसे पढ़ने वाले हैं, ध्यान से सुनना। हम सबसे पहले पढ़ेंगे आपका, मैं आपको बताता हूं कैसे पढ़ेंगे, है ना। NCERT मत पढ़ना, अभी मैंने आपको आउटलाइन दी है। हम सबसे पहले मेरे बेटे ने पाठ दिया है, कहता पापा स्टडी, पापा स्टडी, बेबी भी स्टडी करेगा, पापा साथ, पापा साथ, ये उसने पाठ दिया, है ना। फिर मैंने उसको बोला विद्या, विद्या माता, सरस्वती माता, ऐसे करो ऐसे करो, फिर उसको ऐसे ऐसे करवाया, उसको ये तो पता चल गया है गलत काम किया, ठीक है। अब सबसे पहले मैं पढ़ाऊंगा तुम्हें ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइकोलाइसिस के बाद मैं तुमको पढ़ाऊंगा लिंक रिएक्शन, फिर पढ़ाऊंगा क्रेब्स साइकिल, क्रेब्स साइकिल के बाद पढ़ाऊंगा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। इस तरीके से पढ़ेंगे और फिर लास्ट में पढ़ाऊंगा जो उसके स्टार्टिंग का है ना, डू प्लांट ब्रीथ, जो स्टार्टिंग के 2 पेज दिए हैं
वो आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से हम आपके सीक्वेंस में जाने वाले हैं। ठीक है, सीक्वेंस में जाने वाले हैं। ठीक है, आ जाओ। चलिए आ जाओ जरा। अब आप एक एक करके डिटेल में पढ़ोगे। ठीक है, अब आप कम से कम 2 से ढाई घंटा लगा के, मतलब आज नहीं 2.5 घंटा, घबराना नहीं, अब तो आधा घंटे बचा है। 2 से ढाई घंटा लगा के आप ग्लाइकोलाइसिस कंप्लीट करोगे। जो मैंने यहां एक एक स्टेप लिख दिया ना, ग्लाइकोलाइसिस, 2 से ढाई घंटा लगा के ये पढ़ोगे। 15 मिनट में ये पढ़ोगे। 2 घंटा लगा के क्रैब साइकिल पढ़ोगे। 2.5 घंटा लगा के इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन पढ़ोगे। 2.5 घंटा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन पढ़ोगे। 2.5 घंटा ग्लाइकोलाइसिस, 15 मिनट लिंक रिएक्शन, 2 घंटा क्रैब साइकिल, 2.5 घंटा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। इसको लोग बोलते हैं ये पूरी बायोलॉजी का सबसे डिफिकल्ट टॉपिक है। जब सामना होगा तो देख ही लेंगे क्या डिफिकल्ट और क्या इजी। डालो हेडिंग ग्लाइकोलाइसिस। मैं स्टार्ट नहीं करूंगा, थोड़ा सा बताऊंगा। ठीक है, ग्लाइकोलाइसिस। लेकिन कल की क्लास मिस मत करना, कोई भी क्लास मिस मत करना। ठीक है, ये चैप्टर बहुत कॉन्सेप्चुअल है और बहुत अच्छा चैप्टर है। ठीक है, स्टूडेंट्स को बहुत प्रॉब्लम होती है इस चैप्टर के अंदर। ठीक है, लेकिन मैं तुम्हें बिल्कुल प्रॉब्लम आने नहीं दूंगा, तुम्हें मास्टर बना दूंगा इसका, ग्लाइकोलाइसिस का, सॉरी पूरे चैप्टर का। ग्लाइकोलाइसिस क्या है? पहली चीज, सर ग्लाइकोलाइसिस क्या है? ग्लाइको का मतलब है आपका शुगर, लाइसिस का मतलब है आपका स्प्लिटिंग। इसका मतलब ये आपकी स्प्लिटिंग है। किसका? शुगर का। मतलब ग्लूकोज की स्प्लिटिंग है। और अच्छी लैंग्वेज में लिखेंगे तो आप लिखेंगे पार्शियल ब्रेकडाउन। पार्शियल ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज to form पायरेट। और अच्छी भाषा में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? और अच्छी भाषा में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? आप लिखेंगे ग्लूकोज। ग्लूकोज का कितना मॉलिक्यूल है? ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल है। एक मॉलिक्यूल में सर कितने कार्बन होते हैं? 6 कार्बन होते हैं। इस ग्लूकोज का क्या होता है बेटा? इस ग्लूकोज का होता है ऑक्सीडेशन। मतलब ग्लूकोज ऑक्सीडाइज होता है। क्या बनता है सर? 2 मॉलिक्यूल बनते हैं पायरेट के, जिसको आप पायरिक एसिड भी बोल सकते हैं, पायरेट के। सर पायरेट के एक मॉलिक्यूल में कितने कार्बन होते हैं? पायरेट के एक मॉलिक्यूल में 3 कार्बन होते हैं। 2 मॉलिक्यूल बने मतलब 3 कार्बन प्लस 3 कार्बन इज इक्वल टू 6 कार्बन। LHS इज इक्वल टू RHS। ग्लाइकोलाइसिस में ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल एंटर करता है और पायरिक एसिड के 2 मॉलिक्यूल बनाता है। इसको आप बोलते हैं ग्लाइकोलाइसिस। जितना डाला उतना निकाला, जितना डाला उतना निकाला। तो जब 6 कार्बन लिया, 6 कार्बन फॉर्म्ड हुआ, तो इसका मतलब यहां, अब जो मैं लिख रहा हूं उसको लिखना मत, इसका मतलब यहां CO2 प्रोड्यूस ही नहीं होगी। CO2 प्रोड्यूस होती तो कितने कार्बन हो जाते? 7 कार्बन हो जाते। यहां तो कार्बन ही 6 हैं। इसका मतलब जब हिसाब बराबर हो रहा है, जब हिसाब बराबर हो रहा है, जितना कार्बन डाला उतना मिल गया, तो फिर एक्स्ट्रा कार्बन तो रिलीज ही नहीं होगा ना। तो बताइए
इस प्रोसेस में CO2 का प्रोडक्शन प्रेजेंट या एब्सेंट? ग्लाइकोलाइसिस में CO2 प्रोड्यूस या नॉट प्रोड्यूस, बताइए भाई। जब कार्बन पूरे हो गए तो एक्स्ट्रा कार्बन कहां से आएगा भाई? कहां से? थोड़ा आ जाएगा, मजाक थोड़ा चल रहा है। एक्स्ट्रा कार्बन कहां से लाऊंगा भाई? जब मेरे कार्बन पूरे हो गए, LHS इज इक्वल टू RHS हो गया, तो मैं एक्स्ट्रा कार्बन कैसे लाऊंगा? अगर मैं यहां लिखता हूं CO2 तो बच्चा पूछेगा नहीं क्या सर, यहां तो 7 कार्बन हो गए, आपने तो 6 कार्बन डाले, आपका एक्स्ट्रा कहां से आया? इसका मतलब CO2 यहां प्रोड्यूस नहीं होती। ठीक है, एनसीईआरटी मत खोलना अभी, कल खोलना एनसीईआरटी जब ग्लाइकोलाइसिस कंप्लीट हो जाएगा। ग्लाइकोलाइसिस को डिस्कवर किया, किसने डिस्कवर किया? ग्लाइकोलाइसिस को डिस्कवर किया एमडन ने। दूसरे साहब हैं मेयरहॉफ, पहले का नाम है एमडन, दूसरे साहब का नाम है मेयरहॉफ, और तीसरे साहब का नाम है पैरनस। तीसरे साहब का नाम है पैरनस। 3 साहब है, पहले का नाम है एमडम, दूसरे का नाम है मेयरहॉफ, तीसरे का नाम है पैरनस। इन तीनों साइंटिस्ट का फर्स्ट अल्फाबेट उठा लो, EMP। इसको बोलते हैं EMP पाथवे। कहां होता है? साइट क्या है? साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में भी कहां होता है? साइटोप्लाज्म में भी साइटोजोल वाले रीजन में होता है। सर साइटोजोल क्या है? साइटोजोल साइटोप्लाज्म का वो रीजन है जहां कोई ऑर्गेनेल नहीं मिलता, मतलब लिक्विड रीजन। भाई साइटोप्लाज्म में सेल ऑर्गेनेल मिलते हैं, बिल्कुल मिलते हैं, बट साइटोप्लाज्म का वो रीजन जहां ऑर्गेनेल नहीं पाया जाता, उस रीजन को बोलते हैं साइटोजोल। ग्लाइकोलाइसिस ऑक्सीजन पर डिपेंड नहीं करता। इंडिपेंडेंट होता है किसके? ऑक्सीजन का। आप एनसीईआरटी मत खोलना, मैंने आपको पहले ही बोला था, आपको एक क्लास का वेट करना पड़ेगा। ठीक, तो ये आपको पूरा का पूरा यहां तक समझ में आया। ठीक है, और अभी हमने यहां पर ये ग्लाइकोलाइसिस आपका स्टार्ट किया है। ठीक है, आप एक बार मुझे फिर से बोलो, फिर से यस लिखो, ये चीज आपको एकदम क्लियर हुई? ये तो बाद में पता चलेगा, NADH कैसे ATP बनाता है तो बाद में पता चलेगा जब तुम ETC पढ़ेंगे, लेकिन तुम्हें बेसिक आउटलाइन पता चली कि रेस्पिरेशन में ग्लाइकोलाइसिस भी है, लिंक भी है, क्रैब भी है और ETC भी है। NADH का क्या रोल है, क्या फंक्शन है, NADH क्या करता है, ये आपको पता चला, तो आप एक बार यस लिख दीजिए। ठीक है, तो अब और नहीं करेंगे, अब और कल करेंगे। मेरा जो मेन था इस स्लाइड तक तुमको लेके जाना था, जो ETC वाला था। ठीक है, इसके बाद का अब हम कल करेंगे। ठीक है, अब मैं अपना थोड़ा सा रेस्ट करता हूं। क्लास भी हो गई, मज़ा भी आ गया, कैंसिल भी नहीं हुई, ठीक है, और पढ़ाई भी हो गई। मतलब बात समझ में आया? क्लास कैंसिल करना सॉल्यूशन नहीं है, 2 घंटे की जगह 1 घंटा ले लो, कुछ तो गया ना। बस ये इंपॉर्टेंट है कि कुछ तो गया, एटलीस्ट कुछ तो पढ़ाई हुई। ठीक है, तो कल पढ़ेंगे, आराम आराम से पढ़ाऊंगा। ठीक है, चलिए, मस्त होके बैठना, चौड़े होके बैठना, स्ट्रेस फ्री होके बैठना, क्योंकि एक बार फिर तुम्हारे भाई की क्लास है। ठीक है, कल फिर मिलेंगे। थैंक यू।